नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं रोहित। देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें हैं कि आने वाले 7 नवंबर को जब तीसरे चरण का मतदान होगा तो उस तबके की जनता को कैसे लुभाया जाएगा। यही वजह है कि आज से ही प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। जहां जहां पर वोटिंग होनी है उस जनता को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में एक बार फिर से आ गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी हैं जो लगातार निशाना साध रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कई रैलियां होनी है। तो आज जो चुनाव संपन्न हुआ है उसको लेकर एक तस्वीर नजर आ रही है और साथ ही साथ तीसरे चरण के मतदान जो होने हैं उसकी जनता को लुभाने के लिए क्या लगता है कि राजनेता कैसे क्या दांव पे चलेंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज का चुनाव जो संपन्न हुआ है दूसरे चरण का, क्या लग रहा है उसके बाद आपको? देखिए, ऐसा लग रहा है कि नीतीश को लेकर महिलाओं के अंदर एक पॉजिटिविटी थी अब से कुछ महीनों पहले तक। अच्छा। तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव हुई है। उसका असर आज के चुनावों पर पड़ने की मुझे लग रहा है कि पड़ा होगा, लेकिन बाद में पता लगेगा, तस्वीर तो बाद में साफ होगी। इसके अलावा जो हम कंटिन्यू बात करते आ रहे हैं, आपका गुणागणित और आपका अनुभव ये कह रहा है कि चीजें जेडीयू के लिए कमतर हुई हैं। अगेंस्ट में जाएंगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है अगेंस्ट में जाएंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये आपको मैं एक और चीज बता दूं, चिराग पासवान का मुझे इसलिए लग रहा है, तेजस्वी यादव का जैसा कि जनसभाएं हुई हैं उनमें जो पब्लिक आई है, पब्लिक भी आप छोड़ दीजिए, आप ही बता रहे थे कि कैसे पब्लिक इकट्ठी की जाती है। मैं अभी एक ट्विटर पर पोस्ट पढ़ रही थी, एक ने बाकायदा अपने खून से लिखा है चिराग भैया वही आएंगे, चिराग भैया। फिर चिराग पासवान ने उस ट्वीट को बाकायदा शेयर किया और लिखा है कि भाई साहब ये सब चीजें मत कीजिए, आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, ये सब आप मत कीजिए। ऐसी चीजों को हम भी एंडोर्स नहीं हाँ, करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में बहुत क्रेज है। मुझे ऐसा लगता है नीतीश का विकल्प ढूंढ रहे हैं लोग। नीतीश का विकल्प ढूंढ रहे हैं, मतलब आप एक दूसरी सरकार बनती हुई देख रहे हैं। चलिए, तो जैसा नम्रता ने शुरुआत की कि दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। देखिए, शुरुआत से जिक्र करते हैं। दूसरे चरण की महत्वता बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिन प्रत्याशियों का यहाँ से मैदान में उतरना था उनके नाम बहुत बड़े हैं और दरअसल दूसरे चरण का मतदान ही बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा चरण जो जीत गया, समझ लीजिए वो बिहार में जीत गया, इस बात को माना जाता है। 94 सीटें, 94 अहम सीटें, और इन सारी सीटों में अगर आप पिछली बार भी देखें तो गठबंधन 70 तक गया था। उस वक्त पे गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू थे, प्लस उस वक्त पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बीजेपी को 20 मिली थी और 2 शायद एलजेपी को भी थी। तो इन सारा का सारा खेल को अगर आप देखें, इस बार थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है। क्या हुआ है कि इस बार जो है वो जेडीयू प्लस बीजेपी का अलायंस है और आरजेडी अलग से लड़ रही है। तो आरजेडी के साथ एक दिक्कत जो मुझे लग रही है नम्रता, वो ये कि उन्होंने कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा दिया है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट्स दे दी हैं। लेकिन जहाँ तक आज के चुनावों की बात है, दूसरा चरण बिहार, क्योंकि देखिए तीसरा चरण सीमांचल का है और सीमांचल में हर कोई जानता है कि वहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कि चीज़ें किस तरफ गई होंगी। लेकिन आज का चुनाव आप यकीन मानिए, आज का चरण जो जीतेगा वो बिहार जीतने जा रहा है। ये मेरी जो पॉलिटिकल जितनी भी छोटी सी समझ है वो बता रही है मुझे, और जो मैं ग्राउंड में लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ वो मुझे बता रही है कि आज जो लोगों ने वोट डाले हैं वो तय कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, तेजस्वी की सीट यहीं पे, तेज प्रताप की सीट यहीं पे, इसके अलावा आप अगर देखें तो श्रवण कुमार की सीट यहीं पे, लव सिन्हा की सीट यहीं पे, और इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनको आप धुरंधर कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि भैया ये एक बहुत दिलचस्प है। और देखिए, राघोपुरा ऐसी सीट है जहाँ से तेजस्वी लड़ रहे हैं, वहाँ पर दरअसल एलजेपी ने कहीं बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन राघोपुरा में उन्होंने राकेश रोशन को उतारा हुआ है। तो यहाँ से वो क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है समझना। कुछ तो पक रहा है वहाँ पे, अब खिचड़ी पक रही है, खीर पक रही है, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ है कि एलजेपी ने एक मैसेज, बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे चरण के चुनाव में बहुत अहम होने जा रही हैं। आपने ये क्यों कहा कि आरजेडी के लिए थोड़ी सी समस्या है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ लड़ रही है? अगर वो अकेले लड़ती तो आपको लगता है कि सही कर लेती? अकेले लड़ने की बात नहीं है, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि उसे अकेले लड़ना चाहिए। मैंने कहा जो उसने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी वो एक दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस को अगर वो थोड़ा नीचे रखती ना, क्योंकि देखिए तेजस्वी के चेहरे पर हामी बनाना महागठबंधन में, ये मुझे लग रहा है कि एक ड्रॉबैक पॉइंट हो सकता है। उनकी जगह अगर लालू प्रसाद यादव मैदान पर होते एक्टिव तौर पर, तो आप ये देखती कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती, लेकिन बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है जैसे तेजस्वी चेहरे पर आते हैं। क्योंकि वही बात है ना कि 31 साल का एक लड़का, मतलब 31 साल का एक लड़का खुलेआम चैलेंज दे रहा है सामने, जिसकी कम से कम 3 दशक की राजनीति है नीतीश कुमार की। तो जितने साल तेजस्वी के ज़िंदगी के नहीं है, मतलब 5 साल का उनका पॉलिटिकल करियर है, सामने वाला 3 दशकों का पॉलिटिकल करियर लेकर चल रहा है।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे बार्गेनिंग पावर में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी कि कांग्रेस ने कहा होगा अच्छा हम आपको चेहरा बना देंगे, लेकिन अब तक आप हमें इतनी दे रहे थे, अब आप हमें इतनी दे दीजिए, आप चेहरा तय हैं। क्योंकि वाम दल किसी तरह के बार्गेनिंग पावर के कैपेबिलिटीज़ में नहीं है, उनमें वो क्षमताएं नहीं है कि वो इस तरह से बात कर सके, बहुत अथॉरिटी लेके बात कर सके, वो उनमें नहीं है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि अगर आरजेडी के पास कहीं कोई लिमिटेशन नज़र आ रही है ना मुझे इस पूरे के पूरे चुनाव में, तो वो यही है कि आरजेडी कहीं इस बात को लेकर ना पछता है बाद में कि हमने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी थी, हम उन पर लड़ते तो शायद बेहतर कर जाते। एक चीज़ और ये भी है ना कि देखिए जैसे नीतीश कुमार मैदान में है, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरे अलायंस का है ना, नीतीश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बड़ा चेहरा, बड़े नेता, वो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिराग पासवान को मैं बोलूं इनडायरेक्टली देखिए फायदा तो मिल रहा है रामविलास पासवान के निधन का, कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट उनको मिल रहा है। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव है उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, तो जितने भी प्रमुख चेहरे हम देख रहे हैं उनके पीछे सपोर्ट है, वो भी कहीं नजर आ रही है। नहीं देखिए लेगेसी की तो अगर मतलब कि बिहार की जनता उनके चेहरे पर वोट दे कि उनके बैकग्राउंड पे वोट दे? किन के लिए आप ये पूछ रही हैं मुझसे? मैं तीनों के लिए पूछ रही हूँ। तो देखिए बहुत दिलचस्प है, नीतीश कुमार का डाउनफॉल चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। अब नीतीश कुमार से नए लोग जो हैं वो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, और दूसरे चुनाव हमने पता है क्या देखा, पहले चरण की जो वोटिंग हुई ना उसमें पता है क्या देखने को मिला, उसमें ये तस्वीर निकल कर आई कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाया एलजेपी ने। ये पहले चरण के मतदानों ने जो है पहले चरण की वोटिंग ने तय कर दिया। उसके बाद ये जो दूसरा चरण है ना, इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि एलजेपी जेडीयू को तो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन बीजेपी को भी उससे नुकसान होगा। अब ये बीजेपी को समझना, इसीलिए अब आप देख रही हैं कि जो चीज़ें हैं वो लगातार इस तरह से बताई जा रही हैं कि भैया एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब ये प्रचार भी चलने लगा है, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से मैसेजिंग क्लियर रखना चाहता है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर एलजेपी बहुत ज़्यादा प्रो होकर उसके सपोर्ट में आएगी और वो कुछ नहीं बोलेगी तो इसका नुकसान उन्हें ही है, क्योंकि फिर जनता पशोपेश में है कि एलजेपी को वोट दें या फिर एनडीए अलायंस को वोट दें, तो इस चीज़ का नुकसान उन्हें होने जा रहा है। जबकि लेगेसी की बात अगर आपने की, लालू प्रसाद यादव का चेहरा बहुत ज़्यादा लेगेसी में हेल्प नहीं कर रहा है तेजस्वी की। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा पॉइंट इस चुनाव में ये है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात जो है वो खुद सजाई है, बैकिंग रही है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि लालू प्रसाद यादव जेल में है, अस्पताल में है, बात ज़रूर कर रहे हैं, है ना, लेकिन जब आप रणभूमि में उतरते हैं, जब आप चुनावी क्षेत्रों में जाते हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फ़ोन पर नहीं किसी से बात करके आपसे बात करूँगा, मैं 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं फलाने से बात, वाम दल के किसी नेता से बात कर रहा हूँ तो 1-on-1, कांग्रेस के किसी नेता से बात कर रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें रैलियों में बोल रहा हूँ। तो मुझे हो सकता है कि एक बैकड्रॉप दिया गया हो कि देखिए अगर आप यहाँ पे ये बोलेंगे, लेकिन उसे बोलना तो मुझे ही है, अल्टीमेटली कम्युनिकेट तो मुझे ही करना है। तो वो चीज़ अगर देखने को नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत होगी, और यही हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पर तेजस्वी ने फतह हासिल की है। तो ये उनको लेगेसी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा कि लालू की लेगेसी ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, कहीं पर नुकसान भी पहुंचाया, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ, लेगेसी को लेकर अगर कोई चल रहा है तो वो नीतीश कुमार है। आज अगर आप बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगी, जो कि मैं लगातार कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ब्रांड नीतीश से नुकसान है, वो ये मान रहे हैं, दबी ज़ुबान में कह रहे हैं, इस बात को सामने आकर कभी नहीं कहेंगे। लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि जेडीयू से उसे नुकसान है। और देखिए ना, मतलब कितना दिलचस्प है ये सब। 2010 का चुनाव, नीतीश कुमार ने, यही नरेंद्र मोदी थे, इनको कह दिया कि नरेंद्र मोदी नहीं आना चाहिए कैंपेन के लिए। ये 2010 के चुनाव का जिक्र है। 2013 में नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया था कि मैं जो है वो एक चेहरा बनना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेना चाहता। 2015 में उन्होंने कहा कि उनके तो डीएनए में गड़बड़ है। और 2020 आते आते नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, तो उसके आगे श्रद्धेय भी लगा रहे हैं और आदरणीय भी लगा रहे हैं। ये होती है राजनीति, ये चल रहा है, ये सियासत। अब देखिए 10 साल, क्योंकि जो पॉलिटिकल समझ है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा है, आप लोगों के बीच में भी उतरते हैं। आप कैसे बात नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बहुत दावे के साथ जैसे चीजें बोलते हैं। लोग आपके पॉलिटिकल एनालिसिस के दीवाने हैं, और पर मैं तो आप ही से सलाह लेती हूँ, मैं तो सारी चीजें आप ही से पूछती हूँ ऑफ कैमरा भी। ये इनका बड़प्पन है, ये इनका बड़प्पन है, ये इनका बड़प्पन है, ये इनका बड़प्पन है, ऐसा कुछ नहीं। मैं रोहित अपने सवाल पे आती हूँ। मैं जो कहना चाह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं और वो आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनसे बात करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप भी तो बहुतों से बात करती हैं। मैं तो आप ही से कर लेती हूँ, पूरी हो जाती है मेरी नॉलेज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप, मैं सवाल पूरा कर लूँ? हाँ, आप कर लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे जो चिराग पासवान हैं अभी तक डंके की चोट पर बोलते आए हैं कि 10 नवंबर को नीतीश हटेंगे और बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कुछ भी चिराग के बारे में नहीं बोले हैं। अब चूंकि देखिए सिर्फ तीसरे चरण का मतदान रह गया है, 10 नवंबर आने वाला है, चूंकि थोड़ी सी समझ आपको मुझसे ज़्यादा है और आप लोगों के कांटेक्ट में है, तो क्या लगता है 10 नवंबर को क्या होगा?
जो मेरी थोड़ी सी समझ इनसे ज़्यादा है उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश, आप नहीं देखेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलजेपी के खिलाफ कुछ भी कहते हुए। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्ले आउट करके चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसको आप ये मत मानिए कि अरे इग्नोर होते गए। अच्छा, मैंने कुछ जेडीयू के नेताओं से बात की, मैंने कहा क्यों नहीं बोल देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक दिन मंच से बोल दें कि कौन है भैया चिराग पासवान, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। तो जेडीयू के नेता मुझसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें उस लायक मानते ही नहीं कि उन पर तीखा टिप्पणी करें। मैंने कहा सामने वाला आपका खेल बार बार बिगाड़ रहा है। वो ये कह रहा है कि हम हनुमान हैं, वो सब कुछ कह दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री सब पर बोल देंगे, लेकिन चिराग पासवान पर नहीं बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कन्नी काटने लगे इस सवाल से। ठीक है, हमें समझ ये आ गया कि बीजेपी की, और देखिए नम्रता, हम पिछले जब से आपके साथ ये सीरीज़ कर रहे हैं, हम लगातार ये कहते आए हैं कि हमें ऑफ द रिकॉर्ड, वही ना डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात है कि कई ऐसी बातें पता चल चुकी हैं यार, जिससे ये पता चल जाता है कि ये चुप्पी क्यों साधी हुई है। इसके पीछे एक प्लान बी है, इसके पीछे अलायंस की राजनीति है, इसके पीछे डर है एक तरह का कि अगर नंबर पूरे नहीं होते हैं तो क्या होगा, किसी और को जोड़ना पड़ गया तो क्या होगा। तो सब कुछ बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ये प्रधानमंत्री की खामोशी एक स्ट्रैटेजिक मूव है बीजेपी की तरफ से, जिसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। देखिए, इस बार तो अमित शाह भी नहीं आए कैंपेन में, और अमित शाह कुछ खास बोल भी नहीं रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले पर, ना ही वो बिहार की राजनीति पर बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल जरूर जा रहे हैं, वो जरूर जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, लेकिन वो बिहार नहीं आए इस बार। तो बहुत सारी चीज़ें ना समझनी पड़ती हैं, खुद ही कही नहीं जाती हैं, जो मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ। तो चलिए रोहित, एक तो बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी वो जो आपकी थोड़ी सी समझ मुझसे ज़्यादा है वो दर्शकों तक बताने के लिए, पहुंचाने के लिए। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तीसरे चरण का मतदान, और अब से कुछ ही दिन रह गए हैं जब तस्वीर निकलकर साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार में सत्ता में कौन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।